हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका क्लास +2 चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन बेसिकली भी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये आपके लिए जानना काफी जरूरी होगा कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है बेसिकली। अब देखिए, डिमांड क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एग्रीगेट। अब देखिए, एग्रीगेट होता है आपका प्लान्ड डिमांड, जो आप सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिमांड या एग्जैक्ट सप्लाई नहीं है, आपकी प्लान डिमांड और प्लान सप्लाई होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या बोल कह रही है इसके बारे में। इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है ये मैं आपको भी बताऊंगी। दैट द पीपल प्लान्स, मैंने क्या कहा था कि ये आपका एग्जैक्ट नहीं होता, ये होता है आपका प्लान टू incur on the purchase of goods and services during services produced in the economy। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज या वो एक्सपेंडिचर जो एक आदमी गुड्स एंड सर्विसेज पे करने की सोच रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, ठीक है, वो होता है आपका एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, जब हम सिर्फ डिमांड की बात करें तो डिमांड एक पर्टिकुलर पर्सन करता है कि उसे क्या खरीदना है, कितने पे खरीदना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही होती है, एक पर्टिकुलर गुड के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, मार्केट डिमांड की हम बात करें तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूट ये सब लोग आ जाते हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में आपके सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आती है। ठीक है, और प्रीवियस चैप्टर में हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े थे कि आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट है और आपकी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है। ये 4 सेक्टर्स हमने आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में। तो वो सारे सेक्टर्स की जो प्लानिंग होगी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की या सप्लाई करने की, वो हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट है इसका, AD does not refers to the demand of any particular good in the market। सिर्फ एक गुड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सारे गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम 4 सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, अब 4 सेक्टर्स में एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी है, आपकी हाउस होल्ड सेक्टर भी है, फर्म्स भी हैं। तो क्या ये सिर्फ एक गुड के बारे में बात कर रहे होंगे? नहीं, ये मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे होंगे। दूसरा, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट है। अब देखिए, 2 कंसेप्ट थे, एक तो था फ्लो कंसेप्ट और एक था स्टॉक कंसेप्ट। अब जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये पूरे साल की एग्रीगेट डिमांड को पढ़ता है। हम इसमें पूरी अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर पढ़ते हैं। ठीक है, कमिंग बैक, हमने इसको एक्सपेंडिचर क्यों कहा था। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो फर्स्ट चीज है आपकी डिमांड और दूसरी चीज है सप्लाई। अब देखिए, किसी चीज की मैं डिमांड या किसी चीज को मैं सप्लाई, सॉरी, किसी चीज को मैं बाय कैसे कर सकती हूँ? पैसे देके। मुझे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, और खर्चा आपका कौन करता है? खर्चा सबसे पहले तो कंज्यूमर करता है। ठीक है, और कंज्यूमर को अगर कोई चीज परचेज करनी है तो वो उसके लिए स्पेंड करेगा या उसके लिए एक्सपेंस करेगा। ठीक है, तो अब जब आप एक्सपेंस कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो क्या मैं एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल सकती हूँ?
हाँ, एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए भी एक्सपेंस ही कर रहे हैं। सेम एज जब आप सप्लाई की बात होती है, जब हम किसी चीज की सप्लाई करते हैं, ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, क्योंकि ना ही हम एक पर्टिकुलर डिमांड की बात कर रहे हैं और ना ही हम बात कर रहे हैं आपकी मार्केट सप्लाई की, हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट में ऑल सेक्टर्स आते हैं आपके इन द इकोनॉमी। तो जब आप सप्लाई करते हो तो उसके बदले क्या मिलती है आपको? इनकम। अब जब बात हो रही है सारे सेक्टर्स की, तो क्या वो नेशनल इनकम हुई? तो इसका मतलब आप एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम बोल सकते हो। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये क्लियर हुए। अब देखो एक और इसी से ही एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए अब आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा दोबारा। एक्सपेंडिचर मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर जो वर्ड मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है वो मैंने क्यों लिखा है? तो अब देखो वो मैंने क्यों लिखा है। इफ यू रिमेम्बर, जब हम नेशनल चैप्टर कर रहे थे, नेशनल इनकम वाला चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि जब आप अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो 3 मेथड से हमने कैलकुलेट की थी, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड, और जो लास्ट मेथड था आपका वो था एक्सपेंडिचर मेथड। इफ यू रिमेम्बर, उसका फॉर्मूला क्या था एक्सपेंडिचर मेथड का? उसका फॉर्मूला था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहली चीज ये थी। दूसरी चीज क्या थी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स, पूरा लिख देती हूँ चलो, प्लस योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये 4 चीजें थी और इसी से हम क्या कर रहे थे? इसी से हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि एडी को हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये मैंने कहा था आपसे, ठीक है। मतलब ये मैंने जो भी यहाँ लिखा है वो आपका बराबर होना चाहिए किससे? एग्रीगेट डिमांड से। तो अब देखो एग्रीगेट डिमांड से ये कैसे इक्वल होगा? अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है, इसी तरह निकलती है आपकी। अब C क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेट्स यूज द, ठीक है, ये कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर है, तो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर आपकी ये रही प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई क्या हो जाएगा आपका? आई है आपका इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट नंबर था। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम पहले कि ये है आपका हाउस होल्ड, आई आपका फर्म है, जी आपका गवर्नमेंट है, और ये क्या है आपका? ये तो एक्सपोर्ट्स थे ही हमारे, एक्सपोर्ट्स। अब देखो ये तो हमने कर लिया कि आपका हाउस होल्ड है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। फर्म फर्म है आपका यहाँ पर, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हमारी ये रही, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स हमारी ये रही। मतलब कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एग्रीगेट डिमांड वो आपकी इक्वल होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, ठीक है। अब समझे यहाँ पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, एक बार फिर से समझो। जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड था ना,
उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला था उसका, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब अगर ये एग्रीगेट डिमांड के बराबर है तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो आपका कहीं ना कहीं या एग्जैक्टली आपका इसके इक्वल है। ठीक है, समझ में आया? अब करते हैं इसके कंपोनेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर्स है शायद और शायद 4 सेक्टर है। चलो अब वो स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ एडी। मतलब एडी हम या तो क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ते हैं या तो ओपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड होती है, हमने ये चीज प्रीवियस चैप्टर में भी करी थी कि जब आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ आपका कंज्यूमर होता है और प्रोड्यूसर होता है या पब्लिक सेक्टर होता है। उसमें गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी के यहाँ 2 केसेस है। ठीक है, या तो क्लोज्ड इकोनॉमी आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी या आपकी 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी। अब इन केस अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है, तो आपके 2 सेक्टर कौन से होंगे? एक होगा आपका हाउस होल्ड और एक होगा आपका प्रोड्यूसर या प्राइवेट सेक्टर। एक ही बात, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाउस होल्ड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करेगा कंज्यूम करने के लिए। हम खर्चा करते हैं, खर्चा नहीं करेंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कैसे सामान खरीदेंगे? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, जिसे हम कहते हैं आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वेयर एज आपका प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, आपका जो प्रोड्यूसर है या प्राइवेट सेक्टर है, वो आपका क्या कर रहा है? वो आपका प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो खर्चा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोई आइटम जिसपे वो खर्चा करते हैं, जिसपे उनको रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा। अब देखो, सेम चीज वही है, सी से आपका हाउस होल्ड होता है, ऐसे आपका प्राइवेट या प्रोड्यूसिंग सेक्टर आप लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट क्या करता है आपका? गवर्नमेंट काम करता है आपका पब्लिक के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है? गवर्नमेंट आपका इन्वेस्टमेंट भी करता है ना, और एक्सपेंडिचर भी करता है। इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और एक्सपेंडिचर भी कर रहा है। एक्सपेंडिचर कैसे कर रहा है? जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स पर, ठीक है, डिफेंस का कोई काम है या कोई और एक्सपेंडिचर है, उस पे वो खर्चा करता है। अब इन्वेस्ट वो किस चीज पे करता है? जैसे आपके रोड्स बना दिए, उस पर टोल प्लाजा वगैरह आपके जब बनते हैं तो उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, उनसे उनको टैक्सेस मिलते हैं, तो वहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये आपका एक्सपेंडिचर भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी में क्या होगा? आपका हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है, गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पे नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स भी हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स भी हैं, जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये आपकी ओपन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। क्लियर? अब हमने जो अभी तक टॉपिक नहीं किया है वो आपका एडी कर्व कैसा होता है, कैसा बनता है। ठीक है, बस ये हम लास्ट आज यही करेंगे क्लास में, बाकी करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्विकली देख लेते हैं आपका एडी कर्व टेबल के साथ कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, अब बनाते हैं आपका एडी कर्व, देखते हैं कि आपका एडी कर्व कैसा होता है। देखिए, पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी y, जो होती है आपकी इनकम, 0,
20, 40, 80, 100 एंड योर 120। ठीक है, अब उसके बाद आ गई आपकी आय, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, जो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं 10 ले रही हूँ। फिर आ जाती है आपकी कंजम्पशन। ठीक है, अब कंजम्पशन देखिए आपकी कितनी है, 40, 120, 240, 360, 440 एंड योर 520। अब देखो जब हम कर रहे थे तो एडी आपका कैसे निकलता है, कंजम्पशन प्लस योर इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली आपको वही करना है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड ऑन कर दीजिए, 40 प्लस 40 प्लस 10, ठीक है, 10 प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट, चलो जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, 40 प्लस 10, 120 प्लस 10, 240 प्लस 10, 360 प्लस 10, 440 प्लस 10, 520 प्लस 10। कितनी वैल्यू आई, यहाँ आ गई आपकी 50, यहाँ आ गई 130, यहाँ आ गई 550, 370, 450 एंड 530। ये बन के तैयार हो गया आपका टेबल। ठीक है, जिसमें अब देखो एक चीज है, एक चीज इसमें देखने वाली ये है कि जब मेरी इनकम 0 है तो मेरी कंजम्पशन 40 कैसे हो सकती है। पॉकेट में पैसे नहीं है लेकिन मैं कंज्यूम कर रही हूँ। अब देखो पॉकेट में आपके पैसे हो या ना हो, फॉर सर्वाइवल आप कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करते ही हैं। अब चाहे आप वो बोरोइंग्स लेके करें, किसी से उधार लेके करें, लोन लेकर करें, कुछ भी करें, लेकिन इंसान कंज्यूम तो जरूर करता है। ठीक है, चाहे उसकी इनकम 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को देख लीजिए या जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वो कपड़े नहीं पहन रहे, क्या वो घर में नहीं रह रहे, रह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस आपकी डिफर हो सकती है कि कोई बोरोइंग्स लेके रह रहा हो, कोई अपने पेरेंट्स से लेके रह रहा हो। पर अब मैं हूं एज अ स्टूडेंट, जब मैं थी तो मेरी इनकम क्या थी, 0। तो मेरा खर्चा कौन उठा रहा था, मेरे पेरेंट्स। ठीक है, या कुछ टाइम पहले अगर मैं अनएम्प्लॉयड थी तो मेरा खर्चा कौन उठा रहा था। ठीक है, अब चाहूं तो मैं बोरोइंग्स लेके उठा सकती हूँ या किसी से लोन लेके, पर कंज्यूम इंसान जरूर करता है, जिसको हम कहते हैं आपकी नेगेटिव इनकम। ठीक है, इसको नेगेटिव इनकम भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है जो मैं चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अब देखो वैसे ही उसकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती जा रही है और एग्रीगेट डिमांड भी उसका बढ़ता जा रहा है। अब इसी से हम कर्व बनाते हैं इसका। वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी आई विच इज वाई विच इज योर इनकम। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, और आपका यहाँ पर हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, ट्वेंटी, 40, 80, 100, 120, 140 तक ही बनाते हैं। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज, मतलब एग्जैक्ट बन जाता है बिल्कुल,
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 तक ही बना रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो है आपकी 530। डिफरेंट डिफरेंट पेन्स यूज करते हैं ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले सबसे इजी बना लेते हैं आई इन्वेस्टमेंट जो थी 10, तो 10 आपका कहीं यहाँ पर आएगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी टिल 120। ये क्या था आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बन गई। अब आपका बनाते हैं वाई। ग्रीन हो गया, लेट्स यूज रेड। अब आपका बनाते हैं वाई जो शुरू होगा आपका 0 से। ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है, देन 120, 40। आप चाहे तो प्लॉटिंग कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ। ये है आपका वाई जो था मेरे पास इनकम, और ये होता है आपका 45 डिग्रीज पर। ठीक है, मे बी मेरा 45 ना, लेकिन ये 45 बनता है। अब आप चाहे तो कंजम्पशन बना सकते हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर 40, यहां से कहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है, पर मैं सीधा एडी बना रही हूँ क्योंकि हमें एडी कर्व ही देखना था, तो सीधा अब बना लेता है आपका एडी कर्व जो शुरू हो रहा है 50 से। 50 है मेरा यहां पर, तो ये रहा मेरा एडी कर्व विच इज सी प्लस आई, और ये कट करता है आपकी इनकम को। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। थोड़ी सी ये लाइन टेढ़ी है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, आप जब पेंसिल स्केल वगैरह से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एडी कर्व था, ये था हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जब आपकी इनकम 0 होती है तो भी हम कंज्यूम करते हैं, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड बढ़ता रहता है। एग्रीगेट डिमांड आपका किसके बराबर होता है? एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी डिमांड करेंगे, डिमांड जब हम करेंगे तो हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कंज्यूम करने के लिए क्या खर्च करने पड़ेंगे? पैसे, क्योंकि फ्री में तो कोई चीज आती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एडी विल बी इक्वल टू योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बाकी का टॉपिक हम करेंगे कल। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपके काम आ रही हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पीछे वाले चैप्टर्स नहीं देखेंगे तो आपको आगे वाले चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर रहे थे तो नेशनल इनकम वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया था। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप पीछे वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ के बीच वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 की एक अलग प्लेलिस्ट है जो जाकर आप चेक कर सकते हैं।